आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किरोनी लाल मीणा का इस्तीफा, उपचुनावों से पहले बीजेपी के लिए रेड सिग्नल। पीएम मोदी जाएंगे रूस, विदेश मंत्रालय ने बता दी तारीख। निर्भया के गुनहगार हो या नारायण हरि साकार, जिसका कोई नहीं कोर्ट में उसका एपी सिंह होता है। हिजबुल्लाह का इजराइल के सैन्य ठिकानों पर सबसे बड़ा हमला, 200 से अधिक रॉकेट दागे। कौन है कीर स्टारमर, जो बन सकते हैं ब्रिटेन के अगले पीएम। जयशंकर बोले, जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए एक प्रमुख चिंता, भारत कार्बन उत्सर्जन घटाने को प्रतिबद्ध। जापान में नए नोट, खस्ता हाल इकोनॉमी के बीच 20 साल बाद जापान ने क्यों उठाया ये कदम। मुकेश अंबानी की रिलायंस चीन के इस टॉप फैशन ब्रांड से भारतीयों को कराएगी रूबरू। अनंत राधिका की शादी में 60 डांसर करेंगे परफॉर्म, इस कोरियोग्राफर ने संभाला जिम्मा। और पीएम की गोद में अंगद बुमराह, जसप्रीत के बेटे के साथ मोदी की मनमोहक तस्वीर वायरल। राजस्थान सरकार में कृषि और ग्रामीण मंत्री करोड़ी लाल मीणा का अपने पद से इस्तीफा यूं ही नहीं आया है। कहने को तो पार्टी और खुद करोड़ी लाल मीणा यही कह रहे हैं कि उन्होंने वादा किया था कि पूर्वी राजस्थान की 7 सीटों में से बीजेपी एक भी हारती है तो वह इस्तीफा दे देंगे, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। इन 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीटें हार गई, जिसमें दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर सीट शामिल है। पर राजस्थान की राजनीति समझने वाला हर शख्स जानता है कि ये सिर्फ बहाना है, निराशा कहीं और है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से करोड़ी लाल मीणा के संबंध खराब ही होते जा रहे थे। मंत्रिमंडल में मनपसंद विभाग न मिलने के चलते वो पहले से ही नाराज थे। पर दिक्कत ये है कि उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया जब प्रदेश में कुछ ऐसी सीटों पर उपचुनाव होने हैं जहां का खेल मीणा के न होने के चलते पार्टी के लिए खराब हो सकता है। बीजेपी के लिए इस समय एक एक जीत निर्णायक है। जिस तरह का माहौल बीजेपी के खिलाफ बन रहा है उसमें बीजेपी किसी भी शर्त पर एक और हार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। पर मीणा के इस्तीफे से अगर पार्टी सबक ले लेती है तो कम से कम यूपी, बिहार और अन्य राज्यों में जो असंतोष पल रहा है उनके फूटने पर लगाम लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई 2024 को रूसी संघ और ऑस्ट्रेलिया गणराज्य की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार यानी आज 4 जुलाई को दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री 8 से 9 जुलाई के दौरान रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को में होंगे। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि दोनों नेता दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों के संपूर्ण समीक्षा करेंगे और आपसी हित के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार रखेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बाद यह पीएम की पहली रूस यात्रा होगी। बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण रूसी भारतीय संबंधों के आगे विकास की संभावनाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंडों के प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई है। ये सत्संग नारायण साकार हरि का था। उनके अनुयायी उन्हें भोले बाबा बुलाते थे। 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदरा राव इलाके में फुलराई गांव में भोले बाबा की सत्संग में भगदड़ मच गई थी। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि एफआईआर में बाबा का नाम दर्ज नहीं किया गया है। वहीं भगदड़ मचने पर भोले बाबा ने असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया है। भोले बाबा ने बुधवार को एक बयान जारी कर बताया है कि वो पहले ही वहां से निकल गए थे और कुछ असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई। बाबा ने ये भी बताया है कि इस पूरे मामले में असामाजिक तत्वों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह यानी अजय प्रकाश सिंह पैरवी करेंगे। दुनिया पहले ही 2 युद्धों से जूझ रही है, अब एक और संकट की आहट ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर 200 से अधिक रॉकेट दागे हैं। यह हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने अपने कमांडर की मौत का बदला लिया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि दोनों पक्ष पूर्ण रूप से युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसे लेकर पूरी दुनिया में चिंता है।
ब्रिटेन में आज आम चुनाव का दिन है। स्थानीय समय के अनुसार गुरुवार 4 जुलाई को सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक मतदान किया जाएगा। भारतीय समय के हिसाब से दोपहर 11:30 बजे से ब्रिटेन में वोटिंग शुरू हो गई है। इन चुनावों में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी और विपक्षी नेता कीर स्टारमर की लेबर पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला है। ब्रिटेन में हो रहे आम चुनाव में पूरी दुनिया की निगाहें हैं। चुनाव से पहले हुए सर्वेक्षणों के अनुमान से जताया जा रहा है कि लेबर पार्टी संसद में भारी बहुमत हासिल करेगी। अगर सर्वे सही साबित होते हैं तो कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का 18 महीने का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और ब्रिटेन के लोग 14 साल बाद कीर स्टारमर को नए प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन को ज्वलंत मुद्दा बताते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अस्ताना में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के सामने आज जलवायु परिवर्तन गंभीर चुनौती बन चुकी है। भारत कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए प्रतिबद्ध है और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बुनियादी ढांचा बनाने की दिशा में काम कर रहा है। शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का जिक्र करते हुए बधाई संदेशों के लिए SCO परिषद के सदस्य देशों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भारत वैकल्पिक ईंधन में बदलाव, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने जैसे उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने को प्रतिबद्ध है। जापान की इकोनॉमी मुश्किल दौर में है। अर्थव्यवस्था की स्थिति डमाडोल है। हाल ही में उससे विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था का ताज छीन लिया गया। जर्मनी ने जापान को पीछे धकेलते हुए वर्ल्ड इकोनॉमी की तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। जापान मंदी की चपेट में आ चुका है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रहे जापान ने बड़ा फैसला लेते हुए बैंक में नोट बदल दिया है। 20 साल में पहली बार बैंक ऑफ जापान ने नए नोट जारी कर दिए हैं। बैंक ऑफ जापान ने बुधवार को इन्हें सर्कुलेशन में भेज दिया है। खास बात यह है कि 2 दशक में पहली बार बुधवार को नए बैंक नोट जारी किए गए। जापान में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने 10,000 येन, 5,000 येन और 1,000 येन के नए नोट जारी किए हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल वेंचर्स चीन की फैशन ब्रांड शीन को भारत में लाने की तैयारी में है। यह कदम दोनों कंपनियों के बीच 1 साल पहले हुए समझौते का नतीजा है। शीन के प्रोडक्ट रिलायंस के ऐप और ऑनलाइन स्टोर्स पर मिलेंगे। यह खबर ऐसे समय में आई जब भारत में फैशन मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2031 तक यह बाजार $50 अरब से भी ज्यादा का हो जाएगा। ऐसे में शीन का भारत आना मौजूदा कंपनियों जैसे मिंत्रा और टाटा ग्रुप के जूडियो को कड़ी टक्कर दे सकता है। शीन दुनिया की सबसे बड़ी फैशन कंपनियों में से एक है। इसके 150 से ज्यादा देशों में ग्राहक है। सोशल मीडिया पर इसके 25 करोड़ से अधिक फॉलोवर्स हैं। 2023 में शीन का मुनाफा $2 अरब से ज्यादा रहा। कंपनी ने तकरीबन $45 अरब का माल बेचा है। अंबानी परिवार के लिए ग्रैंड इवेंट्स का आयोजन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए नीता अंबानी ने जामनगर की सूरत बदल दी थी। अब मुकेश और नीता अंबानी बेटे अनंत की शादी में भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अंबानी परिवार सेलिब्रेशन में लग्जरी और भव्यता को अलग पैमाने पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। स्टार्स से भरी मेहमानों की लिस्ट के साथ साथ दिल खुश करने वाली डेकोरेशन तक हर छोटी डिटेल का ध्यान रखा जा रहा है, जिससे अनंत की राधिका मर्चेंट संग शादी को यादगार बनाया जा सके। भारतीय टीम आज 4 जुलाई को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। होटल में आराम करने के बाद टीम पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंची। भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दिल को छू लेने वाली तस्वीर में पीएम मोदी ने बुमराह, संजना और उनके बेटे अंगद के साथ पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 4 जुलाई को दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर भारतीय टीम के साथ खास मुलाकात की। भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पीएम मोदी के साथ बैठक की झलकियां साझा की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर विशेष बातचीत की तस्वीरें पोस्ट की। इस दौरान बुमराह की पत्नी संजना, गणेशन और उनका बेटा अंगद भी मौजूद था।